शाम होने को आई है, इफ्तार होने वाली है। अम्मी जान ने अभी तक इफ्तारी की तैयारी की है या नहीं? अम्मी जान, इफ्तारी की तैयारी हो गई? अम्मी जान को आवाज लगाते हुए रुखसार चूल्हे के पास जाती है। इफ्तारी होने ही वाली है। रुखसार बेटा, सब बन गया है, तुम जल्दी से जाकर दस्तरखान लगा दो और ये सब लगा दो। मैं भी तब तक वजू कर लेती हूँ। रुखसार गरीब घर की जमीन पर एक फटा पुराना सा दस्तरखान बिछाती है, जिस पर वो चीनी नमक के 4 शरबत के गिलास, एक छोटी सी प्लेट में थोड़े से फल, खजूर और साथ में थोड़ी सी कचरी लाकर रख देती है। वहीं रुखसार के अब्बू जान और छोटा भाई आरिश भी बाहर से आ जाते हैं और अब वो सब वजू कर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। आज पहला रमजान है और आपने इफ्तार में बस इतना ही कुछ बनाया है। पता है मेरे सभी दोस्तों के घर में इफ्तारी पर कितने पकवान बने हैं? ऐसा नहीं कहते, खुदा की रहमत से हमें जो कुछ भी मिला है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ ही देर में मस्जिद में सायरन बजता है और अब वो सभी दुआ कर इफ्तारी की नीयत बांधते हैं। वो सब तैयारी करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके घर रुखसार की 2 अमीर सहेलियां शहनाज और नूर आती हैं, जिन्हें देख। शहनाज, नूर, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों तो पहले रमजान के लिए अपने परिवार के साथ दरगाह जाने वाली थी ना? लेकिन हम कितने सालों से पहले रमजान साथ में बनाते आ रहे हैं, तो इस साल कैसे नहीं मनाते? इसलिए हम दरगाह जाने के बजाय तुम्हारे घर चले आए। आ गई हो तो जल्दी से बैठ जाओ, रोजा खुल चुका है। शहनाज नूर जल्दी से बैठती हैं और वो सब साथ में रोजा खोलते हैं। रोजा खोलने के बाद सब नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद मुझे तो लगा कि इस साल हम लोग पहला रमजान साथ में नहीं बना पाएंगे, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस साल भी हमें पहला रमजान साथ में ही बनाया है। रुखसार, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। मेरा और शहनाज का रिश्ता लग गया है, वो भी एक ही घर में। जहां रुखसार एक गरीब घर से थी तो वहीं नूर और शहनाज काफी अमीर परिवार से थी। शहनाज और नूर की एक ही परिवार में धूमधाम से शादी हो जाती है और कुछ ही वक्त रुखसार के परिवार भी अपनी हैसियत के मुताबिक एक गरीब घर में रुखसार का निकाह कर देते हैं। निकाह के बाद भी तीनों सहेलियां एक दूसरे के कांटेक्ट में थीं। शादी के बाद भी अक्सर तीनों सहेलियां एक दूसरे से मिलने के लिए कभी बाहर जाती तो कभी एक दूसरे की ससुराल आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अम्मी जान, अबू जान, हम बता नहीं सकते कि आज हम कितने ज्यादा खुश हैं। इतने वक्त से हम बस एक मामूली मजदूर की नौकरी करते आ रहे थे, लेकिन आज आखिरकार खुदा ने हमारी सुन ली और एक बहुत बड़ी जगह हमारी नौकरी लग गई है। अब आप देखना कैसे हमारी ये हालात जल्द से ठीक होने वाले हैं। हे मेरे परवरदिगार, आखिरकार तूने हमारी मन्नत सुन ही ली। ये सब कहीं न कहीं हमारी रुखसार बहू के चलते हुआ है। जब से वो आई है तब से घर की रौनक कितनी ज्यादा बढ़ गई है और अब तो घर में बरकत भी हो रही है। पूरा परिवार साथ में शुक्रिया अदा की नमाज पढ़ता है और आज अफजल अपने नई नौकरी के लिए गया होता है। सभी लोग घर में काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी 2 आदमी अफजल को लेकर घर आते हैं। अफजल के सिर और पैर में काफी पट्टियां बंधी हुई थीं, जिसे देख, या अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हुआ? ये रोड क्रॉस कर रहे थे तभी एक बाइक वाले ने इन्हें टक्कर मार दी। अरे ये रोड किनारे बने गड्ढे में गिर गए। वो तो खुदा का शुक्र अदा करिए कि हमारी नजर इन पर पड़ गई और हम इन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने इन्हें 1 महीने का आराम करने को कहा है। वो सभी अफजल को बिस्तर पर लिटा देते हैं। अफजल की ऐसी हालत देखकर घर में सभी काफी दुखी होते हैं। या अल्लाह, ये आपके साथ क्या हो गया? हमने तो इतनी मन्नतें मांगी थी, खुदा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जाने ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में अभी और कितने दुख लिखे हैं। तुम रो मत रुखसार, सब ठीक होगा। रुखसार काफी ज्यादा दुखी थी, जिसके चलते वो अपनी सहेलियों से भी आजकल बात नहीं कर रही थी। अफजल के काम पर न जाने की वजह से घर के हालात भी काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। वहीं अब रमजान भी सिर पर था। अपने परिवार के हालातों को देखते हुए रुखसार एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू करती है। कुछ समय गुजरता है और अब रमजान में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। क्या हुआ रुखसार, तुम आजकल हमसे कॉल पर ठीक से बात नहीं करती हो? सब ठीक तो है ना? अच्छा, तुम्हें याद है ना, अगले हफ्ते पहले रमजान है और निकाह के बाद ये हम सबका पहला रमजान है। हर साल की तरह इस साल भी हम पहला रमजान साथ में ही मनाएंगे। नहीं, वो आजकल घर में थोड़े काम ज्यादा है ना, इसीलिए ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ मैं। और शहनाज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो इस रमजान के लिए हम लोग सभी गांव जा रहे हैं, तो ये रमजान हम लोग साथ में नहीं मना पाएंगे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम अगले साल का रमजान साथ में ही मना लेंगे। अब मैं कॉल रखती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रुखसार ना तो अपनी दोनों सहेलियों को अपनी परेशानी के बारे में बताती है और
साथ ही उनसे झूठ भी कह देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब रमजान में सिर्फ एक ही दिन बचता है। ऐसे ही दिन गुजरता है और सहरी का वक्त होता है। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर एक पुराने से दस्तरखान पर चाय और साथ में एक एक रोटी का सहरी कर रहे थे। भाभी जान, हमने सहरी तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन इफ्तारी में क्या करेंगे? मैं खुद नहीं जानती नगमा। मैनेजर से एडवांस पैसे मांगे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ महीने की 10 तारीख को ही पैसे मिलते हैं, उससे पहले नहीं दिए जाते। सभी लोग रूखी सूखी सहरी करते हैं और वजू कर नमाज पढ़ते हुए खुदा की इबादत करते हैं। सुबह होते ही रुखसार अपनी फैक्ट्री के काम पर निकल जाती है। नूर और शहनाज अपने शहर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए इफ्तारी बनाकर दोपहर में उनकी फैक्ट्री पहुंच जाती हैं। दरअसल ये वही फैक्ट्री थी जिसमें रुखसार मजदूरी का काम करती थी, लेकिन रुखसार और उसके दोनों सहेलियां ही इस बात से पूरी तरह अनजान थी। नूर और शहनाज जैसे ही केबिन में जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर काम कर रही रुखसार पर पड़ती है। या अल्लाह, शहनाज ये तो रुखसार है, ये है ना, ये हमारी फैक्ट्री में मजदूरी करती है। मैनेजर, ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? बड़ी ही मजलूम लड़की है, अब क्या बताऊं मैं इसके बारे में। मैनेजर नूर और शहनाज को नगमा के यहाँ नौकरी करने के बारे में सारी बात बताता है। नगमा के हालात और उसके पति के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर नूर और शहनाज काफी दुखी होते हैं। हमारी सहेली इतनी परेशानी में है और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। नूर और शहनाज इससे पहले नगमा के पास जाती। नगमा जल्दी से फैक्ट्री से निकलती है और अपने घर पहुंच जाती है। वहीं शहनाज और नूर अब जल्दी से इफ्तारी का सामान मैनेजर को देख कुछ इफ्तारी का सामान अपने पास रख लेती हैं और अपनी गरीब सहेली के ससुराल पहुंच जाती हैं, जिसे देख रुखसार, तुम दोनों यहाँ ऐसे अचानक? गांव जाने वाली थी, है ना? गई नहीं? वो तो हम यहीं से गुजर रहे थे तो देखा कि तुम्हारा घर का दरवाजा खुला है और जब आए तो तुम सब यहीं पर मौजूद हो। जाने वाले तो थे, लेकिन टिकट बुक नहीं हुई, इसलिए हम नहीं जा पाए। ये तो अच्छा हुआ ना, अब हम साथ में इफ्तारी कर सकेंगे। ये देखिए हम इफ्तारी में क्या क्या लेकर आए हैं। आप लोगों को अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सभी अब जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, इफ्तार का वक्त हो चुका है। भाभी जान, क्या अब आप अपनी सहेलियों को यूं ही खड़ा रखेंगे? आप लोग तशरीफ लाइए, मैं तब तक दस्तरखान लगा देती हूँ। सभी लोग जल्दी से वजू करके बैठ जाते हैं। वहीं अब नूर और शहनाज सभी को इफ्तारी के लिए पकवान परोसती हैं। इतने दिनों बाद इफ्तारी में इतना अच्छा लजीज पकवान खाने पर सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सही कहा है किसी ने कि ऊपर वाला भूखा उठाता तो जरूर है, लेकिन सुलाता नहीं है। सहरी भले ही हमने रूखी सूखी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ऊपर वाला हमें दे ही देता है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। सभी लोग इफ्तारी कर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और अब सब नमाज पढ़ते हैं। ऐ मेरे रब, मेरे घर के जो हालात हैं उन्हें ठीक कर दे, मेरी बस तुझसे यही दुआ है। मैंने आज से पहले तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ, मेरी सहेली की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उसे खत्म कर दे। इफ्तारी के बाद तीनों सहेली आपस में बात करती हैं और नूर और शहनाज रात होते ही घर निकल जाती हैं। नूर और शहनाज रुखसार से कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन जैसे ही रुखसार फैक्ट्री जाती है तो उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। रुखसार जी, आज से आप सीनियर पोस्ट पर हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। या अल्लाह, तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रुखसार जल्दी से काम खत्म कर खुशी खुशी जैसे ही घर आती है तो उसे एक और खुशखबरी सुनने को मिलती है। भाभी, यही कहीं पास में डॉक्टर का एक सर्वे चल रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से डॉक्टर लोगों के घरों में जाकर उनका मुफ्त इलाज कर रहे हैं। अब आप देखना भैया 1 महीने से पहले ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे। सही कहा है किसी ने, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल उस खुदा ने हमारी सुन ही ली। या मेरी रब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसार जानमाज बिछाकर 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है। दरअसल ये सब जो भी हुआ था वो सब नूर और शहनाज ने किया था। दोनों सहेलियां ये जान चुकी थी कि उनकी गरीब सहेली ये नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो उसे बिना बताए ही उसकी मदद करती हैं और अब तीनों ही सहेलियां काफी ज्यादा खुश थी। आहा, आज का मौसम कितना अच्छा है। आज तो मेरे बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। देख देख, इसकी बात कर रही थी मैं तुझसे। वो गरीब से किसान है ना, ये उन्हीं की बेटी है। कितनी सुंदर है ना। सही कहा, ये किसके ऊपर गई है? कितनी प्यारी है, रंग रूप और साथ ही बाल तो देख। हाय, ऐसे बालों की तो हमेशा मैं कल्पना करती थी। ये मेरे सपनों के बाल हैं।
सही कहा। मैं तो जब भी इसे देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि भला कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा। दोनों औरतें ऐसे ही बोलते हुए सोनिका की बातें करने लगी। सोनिका गांव में रहने वाली एक गरीब से किसान की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। सारे गांव में उसकी सुंदरता और उसकी लंबी चोटी के चर्चे थे। सोनिका आज भी गांव में निकली हुई थी और अभी उसे देख देख कर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। सोनिका सभी की बातें सुनकर खुश भी हो रही थी और दुखी भी। सारे गांव के लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज अचानक से सोनिका के छोटे से घर के सामने एक बड़ी सी बग्गी आकर रुकी और उसके अंदर से लंबे लंबे बालों वाली शाही कपड़े पहने 2 औरतें सोनिका के घर में आईं। आइए आइए। माफ कीजिएगा, ऐसे बिना बताए ही आ गए। हम यहाँ लड़की देखने आए हैं। हमें पता चला था कि इस गांव में कोई बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जिसके बहुत लंबे और सुंदर बाल हैं। क्या ये उसी का घर है? जी वो मेरी ही बेटी है, सोनिका। सोनिका, हाँ यही तो नाम था। हम पास वाले राज्य से ही हैं। बुरा ना लगे तो क्या हम आपकी बेटी को एक नजर देख सकते हैं? स्वर्णा की बातें सुनकर सोनिका की माँ ने बस गर्दन हिला दी और उन्हें बैठने को बोला। सोनिका की माँ खुश भी थी और परेशान भी, और ऐसे में ही वो सोनिका के पास गई। नहीं माँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। आपको उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। किसी के घर ऐसे धोखे से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। नहीं सोनिका बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा और तू पागल हो गई है। ऐसे रिश्ते पता भी है लाखों में एक लड़की को नसीब होते हैं। मेरी मान तो तू उन्हें कुछ मत बताना। तू चल मेरे साथ बाहर। सोनिका ने अपनी माँ की बात को माना और वो बाहर आ गई। लेकिन सोनिका की आखिर ऐसी क्या सच्चाई थी जिसको उसकी माँ ने बताने से ही इनकार कर दिया था? ये तो कहानी में ही आगे पता चलेगा। अद्भुत अद्भुत। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी गरीब के घर में पूरा चांद छिपा बैठा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सही कहा माँ आपने। हमें तो भैया के लिए अपने ही खानदान जैसी लड़की मिल गई। सबसे जरूरी बात, जरा इनके बाल तो देखिए कितने प्यारे हैं। तेजस्वी की बात सुनकर स्वर्णा बस मुस्कुरा दी और सोनिका का रिश्ता बैठे बिठाए एक शाही राज परिवार में तय हो गया। देखते ही देखते समय यूं ही गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब सोनिका शाही परिवार की बहू बन गई और गरीब माँ बाप के आंगन से विदा हो गई। आज सोनिका की पहली रसोई थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई का भोग खाने कुछ खास मेहमान भी आएंगे, इसलिए अच्छे से अपनी पहली रसोई बनाना। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? माँ जी, ये महल कितना बड़ा है और आलीशान भी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे परिवार की बहू बनूंगी। यहाँ का तो एक कमरा ही मेरे घर से बड़ा है। वो तो है, लेकिन अब तू ऐसे बर्ताव मत कर, क्योंकि अब से ये तेरा भी घर है और तेरे जैसी सुंदर लड़कियां ऐसे ही महल में रहना डिजर्व करती हैं। जी। सोनिका ने ऐसे बात बोलते हुए जैसे ही अपने महल के दरवाजे पर देखा तो वहां से उसका ससुर और पति महल में ही आ रहे थे। उन्हें देखकर वो चौंक गई। माँ जी, ससुर जी और इनके भी इतने बड़े बड़े ही बाल हैं। ये नकली हैं? नकली नहीं, असली ही हैं बहू। तू नहीं जानती है क्या? पर कल युग का एक खास दिन था, इसीलिए उसने कल अपने बालों को बांध कर छिपाया हुआ था। तुम्हारे बाल भी तो कितने बड़े हैं बहू। स्वर्णा की बात सुनकर सोनिका भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मर गई। इनके यहाँ के तो मर्दों के बाल भी औरतों को फेल कर रहे हैं। अगर तेरी सच्चाई सामने आ गई सोनिका, तो तू क्या करेगी? सोनिका को अब और भी डर महसूस होने लगा था। इसी डर में वो रसोई में गई और उसने खाना बनाया। सोनिका का बनाया हुआ खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया और कुछ इस तरीके से सोनिका की पहली रसोई की रस्म खत्म हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, ये तेल तेरी दादी माँ ने मुझे बताया था, पता है इससे जड़ें मजबूत होती हैं और ये बालों को ऐसी चमक देता है ना कि बस पूछो नहीं। जानती हूँ माँ, आप जब भी मेरे तेल लगाती हो तभी मुझे यही बताती हो, और इसी तेल की बदौलत ही तो मेरे बाल घुटनों तक के हैं। वो तो है। अरे बहू, आजा, मैं तेरे भी तेल लगा देती हूँ। मेरे? माँ जी। हाँ तेरे। ऐसे क्यों घबरा रही है? पता है ये तेल बहुत अच्छा है। आजा, जल्दी से तू भी लगवा ले, मैं लगाकर मालिश कर दूंगी। नहीं माँ जी, मैंने तो हाँ अभी कल ही तेल लगाया था, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा ठीक है। सोनिका ऐसे बोलकर जल्दी से वहां से उठ आई। तेजस्वी उसे ऐसे घबराता देखकर बोली, माँ, हमने तो बस तेल लगाने को पूछा था, इनके होश क्यों उड़ गए?
पता नहीं, तेजस्वी और स्वर्णा को अब सोनिका पर शक सा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन, अब बस मैं पकड़ ही लूंगी। अरे तेजा तुम? अरे नहीं भाभी, मैं तो पीछे से आपकी चोटी खींचने वाली थी, आपने लेकिन देख लिया। नहीं सोनिका, ऐसा मत करना, मेरी चोटी को नहीं खींचना। लेकिन क्यों? वो मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है ना, तो मैं इनके साथ खींचातानी नहीं करती हूँ, और फिर मेरे ना बाल खिंच जाने से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए। अच्छा। तेजस्वी ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गई, लेकिन सोनिका को अपने बालों के प्रति इतना ज्यादा चौकन्ना देख अब तेजस्वी और स्वर्णा को शक होने लगा था। इसीलिए एक दिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बोली, माँ भाभी ना कभी अपने बाल काटती हुई दिखाई देती नहीं है, ना कभी कोई तेल लगाती हैं, ना मालिश ही करती हैं। सही कहा, कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा वाला शक भी होता है। सही कहा माँ। माँ चलिए, अब उनके बालों में ऐसी क्या खासियत है, हम इसका पता भी लगा ही लेते हैं। दोनों माँ बेटी ने अब ठान लिया था कि वो तेजस्वी के बालों का राज जान कर रहेंगी। एक दिन तेजस्वी आराम से अपने शाही सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी कि तभी पीछे से स्वर्णा ने उसकी चोटी को खींच दिया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हे भगवान! हाँ! सभी के मुंह फटे के फटे रह गए, और कुछ देर को घर में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सोनिका के जो बाल थे वो नकली थे और वो गंजी थी। स्वर्णा की चोटी खींचने पर चोटी उसके हाथ में ही रह गई, और सोनिका का गंजा सर सभी को दिखाई दे गया। माँ जी। हे माँ, इतना बड़ा धोखा! सोनिका, तू गंजी थी, लेकिन हमारे राजमहल में ब्याहने को तूने इतना बड़ा खेल रचा। माँ जी, वो क्या माँ जी? वो भाभी, मुझे आप पर शक तो होता था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि आप गंजी होंगी। सभी की बातें सुनकर सोनिका को रोना आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों से ये सच्चाई छिपाई, लेकिन माँ जी मेरा यकीन करना, ये बाल, ये जो विग है, ये मेरे असली बालों की ही है। सालों पहले मेरे बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन फिर उन्हें और सुंदर करने की चाह में मैंने इन पर गलत चीजें लगा ली, जिससे कि ये सारे ही झड़ गए, और बस तभी से मैंने अपने ही बालों को जोड़ जोड़ कर ये विग बना दिया। बहू चल रो नहीं, मैं समझती हूँ कि बाल खोने का दर्द कैसा होता है। शांत हो जा, लेकिन याद रखना, तेरा ये राज युग के सामने ना आए। तू ऐसे ही ये नकली बाल लगा कर रहना, तब तक मैं और तेजस्वी तेरे बालों के लिए कुछ ढूंढते हैं। अपनी सास की बात पर सोनिका ने अमल किया और अपने पति पर अपने गंजेपन का राज नहीं खुलने दिया। स्वर्णा ने अपने हाथों से सोनिका के लिए तेल बनाया और उसने चोरी छिपे वो उसके सर पर लगाना शुरू किया। देख बहू, 1-2 बार में ही फर्क दिखने लगा है, तेरे बाल निकल रहे हैं। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब तेरी असली चोटी इस नकली के जैसी होगी। जी माँ जी, और शुक्रिया मुझे समझने के लिए। कुछ ही दिनों में सोनिका को उस तेल से फर्क दिखने लगा और कुछ ही महीनों में तो उसके बाल भी कंधों तक आ गए थे। लगभग साल भर में उसकी चोटी जमीन से मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया।